कभी ये सोचा है कि एक ऐसा देश जहां इतने सारे धर्म हों, वहां सब लोग मिलकर शांति और बराबरी के साथ कैसे रह सकते हैं? चलिए आज इसी बड़े सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं एक ऐसे आइडिया को जो बहुत उलझा हुआ है और जिस पर खूब बहस भी होती है, सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। सवाल तो देखिए एकदम सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। जहां इतनी अलग अलग मान्यताएं और परंपराएं हों, वहां की सरकार मतलब स्टेट ये पक्का कैसे करे कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव हो। ये सिर्फ कोई सियासी सवाल नहीं है, ये तो हमारे समाज की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। और इस बड़े से सवाल का एक बहुत बड़ा जवाब सामने आता है, सेक्युलरिज्म। एक ऐसा आइडिया जिसकी जितनी तारीफ होती है उतनी ही या शायद उससे ज्यादा आलोचना भी होती है। कुछ लोग इसे आज के समाज के लिए जरूरी बताते हैं तो कुछ इसे सिरे से नकार देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, सेक्युलरिज्म को सिर्फ एक डेफिनेशन में बांध देना ये ठीक नहीं होगा। इसे समझने के लिए ना पहले उस चुनौती को समझना होगा जिसका ये हल निकालने की कोशिश करता है। आखिर ऐसी क्या परेशानियां थी कि इस आइडिया की जरूरत पड़ गई? तो एकदम बेसिक लेवल पर बात करें तो सेक्युलरिज्म क्या है? सीधे शब्दों में ये एक ऐसा सिद्धांत है जो एक ऐसे समाज का सपना देखता है जो धार्मिक वर्चस्व यानी रिलीजियस डोमिनेशन से आजाद हो। और हाँ, ये जो शब्द है ना, वर्चस्व या डोमिनेशन, इसे दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सेक्युलरिज्म की पूरी कहानी इसी एक शब्द के आसपास घूमती है। तो सवाल उठता है कि ये धार्मिक वर्चस्व दिखता कैसा है, मतलब हम इसे पहचानेंगे कैसे? असल में ना इसके एक नहीं दो चेहरे हैं और दोनों ही समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो देखिए, दो तरह का डोमिनेशन होता है। पहला है इंटर रिलीजियस, मतलब धर्मों के बीच का डोमिनेशन, जब एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी हो जाए। और दूसरा वो है इंट्रा रिलीजियस, यानी एक ही धर्म के अंदर का डोमिनेशन, जब उसी धर्म के कुछ लोग बाकी लोगों को दबाने लगते हैं। अब जो पहला वाला डोमिनेशन है, यानी धर्मों के बीच का, इसकी मिसालें अफसोस की बात है कि हमारे इतिहास में मौजूद हैं। जो सोर्स मटेरियल है वो कुछ उदाहरण देता है, जैसे 1984 के सिख विरोधी दंगे, कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन, या फिर 2002 के गुजरात दंगे। ये सारी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ये खतरा सिर्फ किताबी नहीं है, ये कितना असली और तबाह करने वाला हो सकता है। और समझिए, जब ऐसा कुछ होता है ना, तो ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं होता। नहीं, ये लोगों की जान, उनकी आज़ादी, उनकी सुरक्षा, इन सब पर सीधा हमला होता है। ये तो किसी इंसान के होने पर ही सवाल उठा देता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे खतरे पर, और ये वो खतरा है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। वो है एक ही धर्म के अंदर का डोमिनेशन। क्या लगता है, एक धर्म को मानने वाले सब लोग बराबर होते हैं? सोर्स हमें बताता है कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। सोचिए, दलितों को मंदिरों में जाने से रोकना या कई धर्मों में औरतों को बराबर के हक न देना, ये भी तो डोमिनेशन ही है ना। ये वो दीमक है जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। तो इन दोनों तरह के डोमिनेशन को समझने के बाद सेक्युलरिज्म का असली मकसद क्या निकल कर आता है? बस एक शब्द, इक्वालिटी, यानी समानता। ये पूरा का पूरा आइडिया इसी एक नींव पर खड़ा है। और ये एक लाइन है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। समानता सिर्फ समुदायों के बीच ही नहीं बल्कि उनके अंदर भी जरूरी है। बस यही है सेक्युलरिज्म का असली गोल, दोनों लेवल पर, धर्मों के बीच भी और धर्म के अंदर भी बराबरी लाना। ठीक है, इक्वालिटी लानी है, पर कैसे? क्या ये सिर्फ लोगों पर छोड़ दिया जाए कि वो आपस में समझदारी दिखाएं, या फिर सरकार मतलब स्टेट का भी कोई रोल है इसमें? सेक्युलरिज्म का मानना है कि स्टेट का रोल सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं क्यों। वजह बिल्कुल साफ है। आज की दुनिया में सरकारों के पास, स्टेट के पास बेहिसाब ताकत है। इतनी ताकत कि वो चाहें तो भेदभाव को रोक सकती हैं या चाहें तो उसे और भड़का सकती हैं। तो जाहिर है, स्टेट की भूमिका को हम अनदेखा कर ही नहीं सकते। पता है, कभी-कभी किसी चीज को समझने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि वो क्या नहीं है। तो चलिए अब यही करते हैं, देखते हैं कि एक सेक्युलर स्टेट कैसा नहीं होता। तो एक सेक्युलर देश दो तरह का बिल्कुल नहीं हो सकता। पहला, वो एक थियोक्रेटिक स्टेट नहीं हो सकता,
मतलब ऐसा देश जिसे धर्म चलाता हो, और दूसरा वो ऐसा देश नहीं हो सकता जिसका कोई एक ऑफिशियल धर्म हो। आइए जरा इन दोनों मॉडल्स को थोड़ा और समझते हैं। पहला मॉडल है थियोक्रेटिक स्टेट। यहाँ सरकार और धर्म में कोई फर्क ही नहीं होता, धर्म ही सरकार है। सोर्स मटेरियल में इसका एक उदाहरण तालिबान का शासन दिया गया है। अब ऐसे सिस्टम में जाहिर है ना तो किसी को अलग सोचने की आज़ादी होती है और ना ही अलग धर्मों के लिए कोई बराबरी होती है। अच्छा, दूसरा मॉडल शायद उतना एक्सट्रीम ना लगे, लेकिन ये भी सेक्युलर बिल्कुल नहीं है। ये वो देश हैं जिनका एक ऑफिशियल धर्म होता है, जैसे इंग्लैंड का चर्च ऑफ इंग्लैंड या पाकिस्तान का ऑफिशियल धर्म इस्लाम। अब भले ही ऐसे देशों में दूसरे धर्मों को रहने की इजाज़त हो, लेकिन सोचिए, जब एक धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा तो बराबरी का सिद्धांत तो वहीं खत्म हो गया ना, और बाकी लोगों की आज़ादी पर भी असर पड़ सकता है। तो इन दोनों उदाहरणों से क्या बात निकल कर आई? एक चीज जो सबसे जरूरी है, एक सेक्युलर स्टेट की पहली शर्त ही यह है कि वो सरकार के तौर पर खुद को किसी भी धर्म से कानूनी तौर पर अलग रखे, बिल्कुल अलग। यही दूरी, यही अलगाव सेक्युलरिज्म की बुनियाद है। तो ये तो हो गई बात कि एक सेक्युलर देश कैसा नहीं होता। अब असली सवाल पर आते हैं कि फिर एक सच्चा सेक्युलर देश होता कैसा है, क्या है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स। तो एक असली सेक्युलर स्टेट की पहचान क्या है? कुछ बातें हैं। नंबर 1, उसका किसी भी धर्म से कोई ऑफिशियल कनेक्शन नहीं होता। नंबर 2, वो हर तरह के धार्मिक जुल्म को रोकने के लिए कमिटेड होता है। नंबर 3, उसका मकसद होता है हर इंसान को आज़ादी देना और हर नागरिक को बराबरी देना। और आखिरी बात, जब वो कोई पॉलिसी बनाता है तो वो न्यूट्रल रहता है, किसी एक धर्म का साइड नहीं लेता। और देखिए, बात घूम फिर कर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू की थी। एक सच्चा सेक्युलर स्टेट वही है जो दोनों तरह के डोमिनेशंस को खत्म करने का इरादा रखता हो, धर्मों के बीच वाले को भी और धर्म के अंदर वाले को भी। तो गोल तो बिल्कुल क्लियर है, एक ऐसा समाज बनाना जो हर तरह के धार्मिक डोमिनेशन से आज़ाद हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में हमेशा एक फासला होता है। असल जिंदगी में इसे पाना कितना मुश्किल है, और इसे पाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये हम सबके सोचने के लिए है, और शायद हमेशा सोचते रहने के लिए है। तो सवाल सीधा सा है, क्या सेक्युलरिज्म का मतलब हर जगह एक जैसा होता है? और इसका जवाब वो हमें एक सफर पर ले जाएगा, दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों के सफर पर। और इसी से पता चलेगा कि राज्य और धर्म का रिश्ता कितना पेचीदा हो सकता है। तो देखिए, इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न और इंडियन मॉडल को आमने सामने रखेंगे, फिर एक एक करके दोनों की गहराई में जाएंगे। इसके बाद इंडियन मॉडल पर जो सवाल उठते हैं, जो आलोचनाएं होती हैं, उनको समझेंगे, और आखिर में इस पर भी बात करेंगे कि सेक्युलरिज्म का भविष्य क्या हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों मॉडलों में आखिर वो बुनियादी फर्क है क्या। देखिए, सारा का सारा फर्क बस इन दो आइडियाज में छिपा है। एक तरफ है वेस्टर्न मॉडल, जिसे कहते हैं आपसी बहिष्कार या म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब राज्य और धर्म के बीच एक पक्की दीवार। और दूसरी तरफ है हमारा इंडियन मॉडल, जिसे कहते हैं सैद्धांतिक दूरी या प्रिंसिपल डिस्टेंस। ये एक तरह का पुल है जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये दो बातें ही पूरी कहानी बयां कर देती हैं। ठीक है, तो अब जरा वेस्टर्न मॉडल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इससे हमें तुलना करने के लिए एक बेसलाइन मिल जाएगी। तो वेस्टर्न मॉडल का जो मेन आइडिया है वो है आपसी बहिष्कार, मतलब स्टेट और रिलीजन के बीच एक बहुत ही सख्त दीवार। ना तो स्टेट धर्म के मामलों में दखल देगा और ना ही धर्म स्टेट के काम में। पता है ये सोच आई कहां से? यूरोप में जो भयानक धार्मिक युद्ध हुए थे, उनके अनुभव से ये सोच पैदा हुई। मकसद सिर्फ एक था, शांति बनाए रखने के लिए दोनों को पूरी तरह से अलग कर दो। अब असल जिंदगी में इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि सरकार किसी भी धार्मिक स्कूल को पैसा नहीं दे सकती। या मान लीजिए अगर किसी धर्म में महिलाओं को पुजारी बनने से रोका जाता है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। धर्म को एक बिल्कुल प्राइवेट, निजी मामला मान लिया जाता है और इसमें सुधार करने का कोई अधिकार स्टेट के पास नहीं होता। तो ये तो हुई वेस्टर्न मॉडल की बात। अब आते हैं इंडियन मॉडल पर और देखते हैं कि यहाँ कहानी कैसे बिल्कुल पलट जाती है। तो देखिए,
भारत में उस सख्त दीवार की जगह सैद्धांतिक दूरी का आइडिया है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य और धर्म के बीच का रिश्ता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है और ये न्याय, समानता जैसे बड़े सिद्धांतों पर टिका हुआ है। ये मॉडल खास तौर पर भारत जैसे देश के लिए बना है, जहां धर्म सिर्फ एक पर्सनल मामला नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी का, एक समुदाय का भी मामला है। और ये बहुत जरूरी बात है। ये मॉडल सिर्फ अलग अलग धर्मों के बीच के भेदभाव को नहीं देखता, बल्कि एक ही धर्म के अंदर जो भेदभाव होता है, जैसे कि जाति व्यवस्था, उससे भी निपटता है। तो इसका मकसद इंडिविजुअल और कम्युनिटी दोनों के अधिकारों को बचाना है। अब इस सैद्धांतिक दूरी के पीछे का लॉजिक क्या है? बहुत सिंपल है। राज्य दखल कब देता है? जब छुआछूत या बाल विवाह जैसी कोई सामाजिक बुराई हमारे संवैधानिक मूल्यों को तोड़ रही हो। और राज्य दूर कब रहता है? जब कोई धार्मिक प्रैक्टिस समानता और न्याय के सिद्धांतों को कोई नुकसान न पहुंचा रही हो। मतलब आखिरी लक्ष्य हमेशा एक ही है, समानता को पक्का करना। अब जाहिर सी बात है, इतना अनोखा मॉडल है तो इसकी आलोचना भी खूब होती है। तो चलिए कुछ सबसे आम आलोचनाओं को देखते हैं और एनसीईआरटी के हिसाब से उनके जवाबों को भी समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन क्रिटिसिज्म क्या है? यही कि सेक्युलरिज्म तो धर्म विरोधी है, ये रिलीजन के ही खिलाफ है। लेकिन इसका जवाब यह है कि नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय सेक्युलरिज्म धर्म के खिलाफ नहीं है, ये धार्मिक दबदबे यानी रिलीजियस डोमिनेशन के खिलाफ है। ये किसी की आस्था का विरोध नहीं करता, ये इस बात का विरोध करता है कि धर्म के नाम पर किसी ग्रुप पर दबाव बनाया जाए या उसके अधिकार छीने जाएं। अच्छा, दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है कि भाई ये तो बस वेस्ट से कॉपी किया हुआ एक आइडिया है, एक वेस्टर्न इंपोर्ट है। लेकिन ये भी पूरी तरह सच नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि इस पर वेस्ट का असर है, लेकिन इसकी जड़ें तो भारत की अपनी सर्वधर्म समभाव जैसी हजारों साल पुरानी परंपराओं में भी हैं। तो असल में ये इन दोनों का एक मिला-जुला एक यूनिक रूप है। अब आते हैं एक बहुत बड़ी आलोचना पर। ये आरोप कि सेक्युलरिज्म तो माइनॉरिटीज को बढ़ावा देता है, उनका तुष्टीकरण करता है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, एक फिल्म हॉल है, उसमें सीढ़ियां भी हैं और एक लिफ्ट भी है। अब अगर कोई व्हीलचेयर पे है तो उससे लिफ्ट इस्तेमाल करने देना क्या कोई स्पेशल फेवर है? नहीं ना। ये तो बस ये पक्का करना है कि उससे भी वही सुविधा मिले जो सबको मिल रही है। बिल्कुल इसी तरह माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा करना तुष्टीकरण नहीं होता, ये न्याय और समानता को पक्का करना होता है। और आखिर में एक और बात कही जाती है कि देखो, भारत इतना धार्मिक देश है कि यहां सेक्युलरिज्म एक असंभव प्रोजेक्ट है, ये कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो इन सारी बातों और आलोचनाओं के बाद सवाल ये उठता है कि फिर इंडियन मॉडल का भविष्य क्या है? क्या ये आज भी रेलेवेंट है? और यहीं पर एक बहुत ही दमदार सोच सामने आती है। सोचकर देखिए, आज ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरी दुनिया, खासकर वेस्ट, भारत की तरह ही बहुत डाइवर्स होती जा रही है। वहां भी कई धर्मों के लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि भारत का सेक्युलरिज्म सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भविष्य का एक मॉडल बन जाए। तो जैसा कि हमने देखा, सेक्युलरिज्म एक बहुत ही गहरी और चलती रहने वाली बहस है। इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। और अगर ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन वाकई में उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ई-पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, ये सामग्री सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो एनसीईआरटी को गहराई से समझना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी और छात्र का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए।